अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। जनरली ये समझा जाता है कि बहबूद सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे एग्ज़ेम्प्ट नहीं है। सेक्शन 39 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसको अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इसमें है, और उसमें ये कहा गया है कि जो इनकम एग्ज़ेम्प्ट है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, उसके अलावा जो इनकम है जो नीचे दी गई है वो टैक्स की जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। इसमें अगर आप देखें तो सब सेक्शन 1 और उसकी सी जो है वो वहाँ पे है प्रॉफिट ऑन डेट, तो प्रॉफिट ऑन डेट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स किया जाएगा। अभी हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। मैंने एक ही जगह पे सारी लिख दी हैं। तो सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 की क्लॉज 103 है, जो ये कहती है कि प्रोविजंस ऑफ 7B सेक्शन 7B शैल नॉट अप्लाई टू यील्ड और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, provided that the said yield or profit on debt is paid at the rate specified in Division 1 Part 1 of the first schedule subject to clause 6 of Part 3। तो इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 7 जो प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से है उसकी प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट अगर की हो, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट है या यील्ड है उसके ऊपर 7B की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी। अगर डिवीज़न 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक टैक्स पे किया जाए, अगर टैक्स पे करता है तो फिर 7B की प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 6 का क्लॉज 6 का जिक्र हुआ पार्ट 3 का, तो सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 की क्लॉज 6 है जो ये कहती है कि टैक्स पेएबल अंडर क्लॉज C ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड एज यील्ड और प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट एंड शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ सच प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज C उसके मुताबिक जो टैक्स पेएबल है, यानी ये जो 39(1)C जो है ये प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से है, उसके ऊपर टैक्स जो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, उसके जो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा इन केस ऑफ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट या शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी इस पे जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन वो अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो उसको 10% पे कैप कर दिया जाएगा और बाकी टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। सेक्शन 39(1)C का मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया कि वो प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से है। इसी तरह यहाँ जिक्र हुआ था पार्ट 4 एग्जम्पशंस फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस, इसकी क्लॉज है 36A। वो ये कहता है कि प्रोविजंस ऑफ क्लॉज A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 151 shall not apply in respect of any amount paid as yield on profit or profit on investment in बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट एंड शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। तो 151 सेक्शन जो है वो विद होल्डिंग टैक्स का है, और इसका सब सेक्शन 1 का A जो क्लॉज है वो प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से है, यानी उस पर कितना टैक्स विदहेल्ड होगा। तो इसकी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट और शुहदा फैमिली अकाउंट अगर होगा तो उस पे जो यील्ड है उसके हवाले से, यानी इसका मतलब है कि इस पे टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। तो सेक्शन 151 सब सेक्शन 1A क्लॉज A जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से है। उसमें उन्होंने कहा है जी कि यील्ड ऑन अकाउंट डिपॉजिट और सर्टिफिकेट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो इस हवाले से विद होल्डिंग होनी है अगर नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स हैं, लेकिन इसमें से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशन बेनिफिट अकाउंट या शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट को निकाल दिया गया। इसका मतलब उस पर किसी किस्म की विद होल्डिंग नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा कि इन अकाउंट्स के ऊपर कोई विद होल्डिंग नहीं होती टैक्स की। पार्ट 4 है एग्जम्पशंस फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस, इसकी क्लास 103 है,
वो कहती है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7B शैल नॉट अप्लाई टू यील्ड ऑन प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन Behbooz Savings Certificate Beneficial Benefit Account provided that tax on the yield or profit on debt is paid at the rate specified in Division 1 Part 1 of the first schedule subject to clause 6 of the Part 3। तो यही बात हो रही है कि 7B जो है जिस पे टैक्स है ऑन प्रॉफिट ऑन डेट वो अप्लाई नहीं होगा Behbooz सेविंग सर्टिफिकेट्स पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स के ऊपर। अगर इस पे जो एप्लीकेबल टैक्स है जो मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया वो पे किया गया है, और सब्जेक्ट टू क्लॉज 6 जो मैंने ऊपर आपको क्लॉज 6 का बताया कि वो 10% मैक्सिमम होगा इसके हवाले से। और सेक्शन 7B में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये है प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से। तो नॉर्मली जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो टैक्सेबल होता है डिवीज़न 3A पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक। कंपनी के अलावा जो पर्सनस हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है, और इस पे विद होल्डिंग जो होती है वो 151(1)A के हवाले से होती है। A to D इसमें 4 क्लॉजेज़ हैं, उन पे ये अप्लाई होती है। फिर यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल डिवीज़न 3 पार्ट 1 का जिक्र है कि रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7B शैल बी 15%। अगर ये नॉर्मल टैक्स होता तो ये 15% के हवाले से काटा जाता, तो ये चूँकि अप्लाई नहीं हो रहा इसलिए ये 15% इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोविजंस थी इनकम टैक्स की। इसकी समरी अगर मैं आपसे बयान करूँ तो वो ये है कि ऑल्दो ये प्रॉफिट ऑन डेट ही है, लेकिन इस पे ना सेक्शन 7B अप्लाई होगी जो प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से है, ना सेक्शन 151 का सब सेक्शन 1 क्लॉज A अप्लाई होगी जो विद होल्डिंग टैक्स है प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। तो इसके ऊपर ना टैक्स विद होल्डिंग होगी, ना ये प्रॉफिट ऑन डेट की जो 15% रेट है ना वो अप्लाई होगा। और तीसरी इसमें ये प्रोविजन है कि इस पे जो मैक्सिमम टैक्स रेट होगा वो 10% होगा। तो आइए अब आईरेस के ऊपर जाके देखते हैं कि इस पे टैक्सेशन प्रैक्टिकली कैसे होगी, इसको कैसे डिक्लेयर करना है। जनाब ये हम आईरेस के अंदर हैं, FBR की वेबसाइट के ऊपर आईरेस खोलेंगे आप, तो irs.fbr.gov.pk। ये खोलने के बाद आपने अपना लॉगिन करना है, और वहाँ पे आप अपनी पर्सनल जो ईयर है जिस ईयर पे आपने इसको डिक्लेयर करना है, ये 2022 मैंने इसको किया है। तो यहाँ डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिसमें सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, कैपिटल एसेट्स हैं वगैरह, वो आपने स्किप करने हैं और अदर सोर्सेज में जाना है। अदर सोर्सेज में जब आप जाते हैं तो यील्ड ऑन बहबूज सर्टिफिकेट पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली अकाउंट ये अलग से दिया हुआ है। इसके अंदर आप अपनी जो भी टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है या जो यील्ड आई है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7,35,000 इसको मेंशन करता हूँ। तो 7,35,000 यहाँ लिख के मैं अज्यूम ये करता हूँ कि इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, तो मैं इसको जस्ट कैलकुलेट करवा देता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर आपका टोटल आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे, हम देखते हैं कि इसका टैक्स इम्पैक्ट क्या है। तो आप लेफ़्ट साइड पे जो हमारे लिंक्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स के हवाले से है, और इस पे अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटेशंस का है ज़िक्र है, और टैक्स कंप्यूटेशन वहाँ उसमें होती है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपका टैक्स कितना लगा है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये टैक्स जो है ये 10% से ज़्यादा नहीं होगा, तो यू कैन सी कि ये 10% से ज़्यादा नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा फिर फर्दर हायर इनकम के ऊपर कि जहाँ कहीं भी ये 10% से ज़्यादा हुआ फ़ौरन आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल गया, और ये लिमिट होकर 10% ही रह गया। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैं आया हूँ और कंप्यूटेशंस के अंदर मैं गया हूँ। तो कंप्यूटेशंस को जब आप क्लिक करते हैं तो जितनी आपने एंट्रीज़ की हैं उसकी वो टैक्सेशन आपको पूरी कैलकुलेशन दे देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 7,35,000, और उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो आपका टैक्सेबल इनकम 7,35,000 है, टैक्स चार्जेबल 23,500, और नॉर्मल टैक्स भी 23,500। तो इसलिए ये 10% से चूँकि कम है, वो 73,500 बनता है। अगर ये 10% होता तो यही टैक्स जो नॉर्मल इनकम टैक्स है यही अप्लाई होगा इन सच अ केस, क्योंकि
ये 10% से कम है। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, अब उसको मैं लेके जाता हूँ 20 लाख के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 20% करने के बाद मैं अभी कैलकुलेट करूँगा इसको। कैलकुलेट दबाने के बाद ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। और अगेन मैं अब जब जाता हूँ कंप्यूटेशंस के ऊपर, तो कंप्यूटेशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें अपडेट हो गई हैं। और अब ये आपकी 20 लाख है टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद नॉर्मल टैक्स 1,90,000 है, ठीक है, और टैक्स चार्जेबल भी 1,90,000 है। तो इसलिए ये 1,90,000 ही टैक्स बनेगा। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो डिफरेंस कि नॉर्मल इनकम ये अप टू 10% ही है। अब इसको मैं फ़र्दर जब बढ़ाऊँगा, आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको 25 लाख पे यहाँ ले गया हूँ। तो कैलकुलेट करवाया, कैलकुलेट करवाने के बाद मैं अगेन कंप्यूटेशन में जाऊँगा, और हियर यू कैन सी कि अब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। अब ये देखें कि ये आपकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 25 लाख, टैक्सेबल इनकम 25 लाख और टैक्स चार्जेबल 2,50,000 है, जबकि नॉर्मल टैक्स जो है 2,70,000, यानी आप स्लैब रेट अप्लाई करते हैं तो 2,70,000 बनता है। लेकिन चूँकि 10% से पे कैप करना था और 25 लाख का 10% 2,50,000 है, तो ये टैक्स पेएबल आपका जो होगा वो 2,50,000 ही होगा। अगेन मैं इसको चेंज करता हूँ और इसको मैं बढ़ा के 45 लाख पे कर देता हूँ। अगेन कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपका अपडेट हो गई हैं सारी फिगर्स। अब हम जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशंस के ऊपर। कंप्यूटेशन पे जब जाते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि टैक्सेबल जो इनकम है वो 45 लाख है, टैक्स चार्जेबल 4,50,000 है, नॉर्मल इनकम टैक्स 7,70,000। आप जो स्लैब्स हैं उसको अप्लाई करते हैं तो 7,70,000 होता है, जबकि 10% इसका 4,50,000 है। तो तीन नीचे आप देख सकते हैं टैक्स रिडक्शंस आपको जो मिली हैं वो 3,20,000 की आपको यहाँ से मिली हैं, क्योंकि 10% से ऊपर आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल टैक्स लगने के बावजूद इसको चार्ज किया जाता है 10% के ऊपर। तो 10% से ज़्यादा नहीं होता। अगर 10% से कम है तो 10% लगेगा, और 10% से ज़्यादा है तो फिर भी 10%, सॉरी, अगर ये 10% से कम है तो फिर जो एक्चुअल टैक्स होगा वो अप्लाई होगा, और अगर 10% से ज़्यादा है तो फिर 10% पे ये कैप हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ।